पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला भाषी जनता के शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना का सहारा लिया। 7 मार्च 1971 को आम चुनाव में विजयी पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान ने जनता को आजादी के संघर्ष के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने सबसे बेरहम अफसर जनरल टिक्का खान को ढाका भेजा और उसने 25 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान की जनता का कत्लेआम शुरू करने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। इसी रात शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्होंने गिरफ्तारी से पहले एक रेडियो संदेश के जरिए बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने अत्याचारों से बचने के लिए भारत में शरण ले ली और मुक्ति वाहिनी बनाकर वापस जाकर लड़ने की तैयारी करने लगे। नवंबर तक बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के हमले चरम पर पहुंच गए और पाकिस्तान की सेना बुरी तरह परेशान हो गई। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अचानक भारत के कई एयरबेसों पर हमला किया। 25 साल के अंदर दोनों देशों के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान ने जुल्म सितम की लंबी काली रात देखी। वहां पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का असर भारत पर भी शरणार्थी संकट के तौर पर पड़ा। बांग्लादेश में विद्रोह बढ़ता जा रहा था। भारत में ट्रेनिंग पाए मुक्ति वाहिनी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर अपने हमले तेज करते जा रहे थे। इस बीच 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला करके पाकिस्तान ने और फौरन मैदान में उतर गई। पाकिस्तान का पहला हमला अमृतसर और पठानकोट एयरबेस पर हुआ। दूसरा हमला कश्मीर के श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरबेस पर हुआ। इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अगले हमले आगरा, अंबाला, लुधियाना, सिरसा, जोधपुर, जैसलमेर, उत्तरलाई, भुज और जामनगर में हुए। इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारतीय सेनाएं हमले के लिए तैयार थी। यहां तक कि आगरा एयरबेस से कुछ घंटों बाद ही वायुसेना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। अब बारी भारत की जवाबी कार्रवाई की थी, जो भारतीय सेना ने उसी रात शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में पश्चिमी पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह हो गए और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना की कुर्मीटोला, चिटगांव, तेजगांव और जैसोर के बड़े एयरबेसों को बेकार कर दिया गया। केवल 2 दिन में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के सारे बेस भारतीय वायुसेना, नौसेना और मुक्ति वाहिनी की कार्रवाई में तबाह हो गए। पूर्वी पाकिस्तान से अब भारतीय वायुसेना के लिए कोई चुनौती नहीं बची थी। चारों हवाई जहाज़ों ने बम गिराए और हमारे सारे 8 के 8 बम रनवे के ऊपर गिरे। और जैसे अटैक के बाद घूम के देखा तो सारे रनवे के ऊपर धुआंधार हो रहा था। 6 तारीख की सुबह के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई हवाई जहाज़ भी ढाका एयरपोर्ट से या बांग्लादेश के अंदर फ्लाई नहीं किया।
भारतीय वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी वायुसेना की कमर टूट चुकी थी। और अब बारी भारतीय नौसेना की थी, जिनके शौर्य का सबसे सुनहरा अध्याय 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए युद्ध में लिखा जाना था। 4 दिसंबर का दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह दिन एक शानदार हमले की याद में नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल नवंबर 1971 में ही भारतीय नौसेना के जहाज अरब सागर में ईरान की तरफ चले गए थे, ताकि पाकिस्तान पूर्व की तरफ नजरें गड़ाए रखे और हमला पश्चिम से हो। दरअसल 1965 में पाकिस्तानी नौसेना ने गुजरात में द्वारका धाम पर हमला किया था। हालांकि इस हमले से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे अपमान के तौर पर लिया और हर नौसैनिक इस अपमान का बदला लेना चाहता था। कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत एक विनाशकारी हमला होने वाला था। कराची पर बड़े हमले की अनुमति तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल SM नंदा ने पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ले ली थी। सितंबर-अक्टूबर में वो श्रीमती गांधी के पास पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने उनसे बोला, मैडम अगर मैं कराची को अटैक करूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो श्रीमती गांधी, कहा जाता है कि उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया और एडमिरल नंदा को बोला, एडमिरल इफ देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ अ वॉर। दैट वाज सफिशिएंट इनपुट टू एडमिरल नंदा, जा भाई लड़ाई कर। विद्युत क्लास की 3 मिसाइल बोट्स निपात, निर्घाट और वीर ने 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात 460 किलोमीटर दूर कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया। इन मिसाइल बोट्स की रेंज कम थी, इसलिए इनकी रिफ्यूलिंग के लिए अतिरिक्त जहाज साथ चल रहे थे। रात 10:45 पर कराची पोर्ट पर हमला शुरू हुआ और रात 12 बजे से पहले खत्म हो गया। पाकिस्तान के जंगी जहाज खैबर, शाहजहां और मुहाफिज के अलावा मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर भी हमले की चपेट में आया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर गोला बारूद भेजा जा रहा था। एक मिसाइल किमारी ऑयल फॉर्म के तेल टैंकरों पर लगी और आग चारों तरफ फैल गई। फोर्थ फिफ्थ की नाइट को अंगार हो गया वहाँ। जो उनका था कि मिसाइल बोर्स जाके फायर किया, और वो मिसाइल बोर्स की जो मिसाइल्स थी उनका 60 डिग्री आर्क होता है। वो एक दफ़ा फायर हो गई तो सामने जो भी आएगा उसके ऊपर लॉक हो जाएंगी, वो शिप हो, शोर की कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, तो एक दफ़ा लॉक होगी तो वो फिर रेंजिंग करते करते बिल्कुल पिन पॉइंट उसके ऊपर जाके हिट कर देंगी। तो उसमें शिप भी आ गए लपेटे में और उसमें उनके ऑयल टैंक्स भी आ गए। सभी जहाज फौरन डूब गए और पाकिस्तान के 300 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। सभी भारतीय जहाज सकुशल अपने अड्डों पर पहुंच गए। कराची में अफरा तफरी फैल गई। पहले भारतीय हवाई हमले का अलर्ट हुआ और एंटी एयरक्राफ्ट गनें तैयार की गईं। फिर अफवाह फैली कि भारतीय सैनिक कराची पहुंच गए हैं और घबराहट चरम पर पहुंच गई। कराची में तो एक्चुअली हम सुन पा रहे थे उनका रेडियो एक्टिविटी कि नेवी अभी ट्रुप्स लैंड करेगी। वो ये सोच रहे थे तो वो कह रहे थे कि अरे हमारी फैमिलीज हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। हमने वॉर रूम की उनकी वो जो थी वो कि इतना पैनिक हो गया कि वो कह रहे थे कि हमें अपनी फैमिलीज को भी देखना है। तो बहुत बड़ा पैनिक हो गया था उस वक्त पहले अटैक में। पाकिस्तान ने अपनी नौसेना के जहाजों में कम से कम गोला बारूद रखने और रात के समय समुद्र में न निकलने का आदेश जारी किया। इससे पाकिस्तानी नौसैनिकों के मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन अभी पाकिस्तानी नौसेना को एक और हमला झेलना था। 8-9 दिसंबर की दरमियानी रात 11 बजे विद्युत क्लास की ही एक अकेली मिसाइल बोट INS विनाश कराची की ओर बढ़ी। विनाश की कमान तत्कालीन लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरथ के हाथ में थी, जिन्हें आज भी उस रात का एक एक लम्हा याद है। बिल्कुल अंधेरा था, पर रेडार जिस पर सारी पिक्चर आती है
कोस्ट लाइन आती है, कोई कांटेक्ट है समुद्र में, वो क्लियर आ जाता है। और चार्ट के साथ, चार्ट मैंने स्टडी किया हुआ था कि भाई कौन सा कोस्ट लाइन कहाँ पर है, क्या है, कहाँ है। जब मेरा रेडार ऑन हुआ और मैंने अपने ओटीसी को रिपोर्ट किया कि 15 मील के करीब आगे एक जहाज़ों का गुच्छा है, तो उन्होंने बोला यही आपके टारगेट हैं, आप अटैक करो। मिसाइल बोट आईएनएस विनाश 4 मिसाइलों से लैस थी। एक एक करके लेफ्टिनेंट कमांडर विजय चेरथ ने 4 मिसाइलें फायर कर दी और कराची बंदरगाह आग में घिर गया। अटैक करने के पहले एकदम अंधेरी रात थी और जब मैंने दरवाज़ा खोल के अपर ब्रिज पे कदम रखने की कोशिश की, 1 सेकंड के लिए तो मैं वहाँ जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर जो दृश्य था वो उत्तर से लेके पूरब तक सारा होराइजन 60 डिग्री 40-60 डिग्री तक सिर्फ आग ही आग थी। युद्ध शुरू होने के हफ्ते भर के बाद ही पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना लड़ने के काबिल नहीं बची। भारतीय सेनाएं तेजी से पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रही थीं। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना की हालत बहुत खराब थी। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना यानी मित्र वाहिनी ने नवंबर से ही बांग्लादेश में अपनी बढ़त बना ली थी। वहां उनको स्थानीय समर्थन हासिल था, जरूरत पड़ने पर स्थानीय मदद हासिल थी और इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेनाएं फंस चुकी थीं और उनके चारों तरफ वो लाखों बांग्लादेशी थे जो 1 साल के अत्याचारों का बदला लेने के लिए उनके खून के प्यासे थे। इस पाकिस्तान में मैं आहिस्ते आहिस्ते करके लड़ाई से पहले मेरी फौज अंदर जाती रही, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि याया खान जल्दी नाराज़ हो जाए, जब तक मैं बिल्कुल नहीं तैयार। फिर 3 दिसंबर को शाम के 6 बजे याया खान ने गुस्सा किया, उसने हमला किया। भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत था, जो पाकिस्तान के लिए चुनौती था। पाकिस्तान ने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन गाजी को नवंबर में विक्रांत को खोजने और तबाह करने के लिए भेजा। गाजी ने बहुत खामोशी से अरब सागर और हिंद महासागर पार किया और बंगाल की खाड़ी में घुसी, लेकिन भारतीय नौसेना को उसका सुराग मिल रहा था। जब शुरू में हम पोर्ट ब्लेयर मद्रास छोड़ के विशाखापट्टनम छोड़ के हम पोर्ट ब्लेयर की तरफ गए और वहाँ एक आइलैंड ग्रुप में जाके छुप गए और वो गाजी समझा कि हम विशाखापट्टनम में ही हैं, तो वहाँ चली गई। आईएनएस विक्रांत को सुरक्षित अंडमान के पास छुपा दिया गया और पाकिस्तानी सबमरीन को लालच देने के लिए एक दूसरे जहाज को विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि विशाखापट्टनम के बाजार में आईएनएस विक्रांत के नाम से खरीदारी की गई और विक्रांत पर तैनात अफसरों के नाम से टेलीग्राम तक किए गए। गाजी जाल में फंस गई और विशाखापट्टनम के पास पहुंच गई। तीन दिसंबर की रात को आईएनएस राजपूत पूरी सतर्कता के साथ रात 11:40 पर बंदरगाह से निकला और उसे गाजी की आहट मिली। राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने 2 बड़े डेप्थ चार्ज समुद्र में डाल दिए। आधी रात के कुछ बाद एक धमाके ने पूरे विशाखापट्टनम को हिला दिया। अपने 93 नौसैनिकों के साथ गाजी समुद्र में डूब गई। ये गाजी के अवशेष हैं जो बाद में भारतीय नौसेना ने बरामद किए थे। युद्ध की शुरुआत में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। अब भारतीय नौसेना और विक्रांत बंगाल की खाड़ी के विजेता थे। जो फोर्स कंटेंट थी, जितनी फोर्स हमारे पास थी और जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और डिटेक्शन के तरीके थे, उससे हमें पूरा विश्वास था कि कोई सबमरीन हमारे नज़दीक नहीं आ सकती, डिटेक्ट हो जाएगी। और उसको अटैक करने के लिए हमारे पास काफ़ी जहाज़ हैं और एयरक्राफ्ट भी हैं। एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट अलीजेज हैं,
फाइटर एयरक्राफ्ट सीहॉक्स हैं, अगर सबमरीन सरफेस करती है तो फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक कर सकते हैं, नहीं तो जहाज तो हैं ही, एंटी सबमरीन शिप्स चारों तरफ जहाज विक्रांत के 4 ships वर देयर, एंड सो वी डिड नॉट हैव दैट फियर। हमें दिल में ये डर नहीं था कि सबमरीन हमारे पास हमारे नज़दीक आके हमको कोई डैमेज कर सकती है। भारतीय नौसेना और मुक्ति बाहिनी के कमांडोज ने अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के 1 लाख टन सामान से लदे जहाजों को डुबा दिया। आईएनएस विक्रांत से उड़े सी हॉक्स और एलिजे फाइटर एयरक्राफ्ट ने चिटगांव, चालना, खुलना और मोंगला बंदरगाहों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फौजें बांग्लादेश में पूरी तौर पर काट दी गई। उन तक समुद्र से न मदद पहुंच सकती थी और न ही सैनिक। पहले ही दिन में बंदरगाह में ही अटैक हुए सीहॉक से और सब डैमेज हो गए। तो किसी ने बाहर चिटागोंग से तो कोई जहाज बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। एक जहाज निकल रहा था खुलना की तरफ से, बाहर आ रहा था, उसको रिवर माउथ पर ही डैमेज कर दिया। वो जहाज भी में आग लग गई और ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हो गया। डूबा नहीं, लेकिन इतना डैमेज हो गया कि क्रू छोड़ के भाग गए। फिर 1-2 जहाज हमको बाहर मिले, वो भी अटैक किए गए, उनके भी क्रू बोट लोअर की और भाग गए। 4 दिसंबर से आईएनएस विक्रांत के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने 300 से ज्यादा उड़ानें भरी और पाकिस्तान के लगभग हर उस जहाज को तबाह कर दिया जो नजर आया। पाकिस्तानी बांग्लादेश के अंदर नदियों में भी नाव डालने में डरते थे। पश्चिम में भी भारतीय सेना घमासान युद्ध में उलझी हुई थी। पाकिस्तान ने 4 दिसंबर को राजस्थान के मोर्चे पर हमला शुरू किया। पाकिस्तानी सेना की 206वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड और 38वीं कैवलरी आर्मर्ड रेजिमेंट ने जैसलमेर के पास लोंगेवाला पर हमला किया। यहां भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट की केवल 1 कंपनी यानी 120 सैनिक तैनात थे। पाकिस्तान के लिए यह मोर्चा इतना आसान था कि उन्होंने आगे की लड़ाई के लिए एक दूसरी ब्रिगेड को भी रवाना कर दिया था, जिसे लोंगेवाला के आगे हमला शुरू करना था। लेकिन 23 पंजाब की एक कंपनी ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पूरी रात पाकिस्तानी हमले को रोक कर रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के 4 हंटर और 3 मारुत फाइटर एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टैंकों पर हमला शुरू कर दिया। दोपहर तक पाकिस्तान के 40 में से 34 टैंक पूरी तौर पर तबाह कर दिए गए और बाकी को पकड़ लिया गया। इस एक लड़ाई ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का पासा पलट दिया। पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे ऊपर, वो उधर से एडवांस कर रहे थे। अब इनके सामने जो उस वक्त हालात हो गए, या तो ये पीछे भागाते या वहां डटे रहते, और इन्होंने अपना जो बहादुरी का कारनामा यही किया है, नोइंग कि इनके खिलाफ जो है इतने ब्रिगेड ग्रुप था, आर्मर्ड उनकी जो रेजिमेंट आ रही थी, इनके ये सब पता था इनको, लेकिन इन्होंने यही चुना कि मरना तो है तो फिर हम लड़ते मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। जल, थल और नभ हर जगह पाकिस्तान की पराजय हो रही थी। पाकिस्तान की उम्मीद अब केवल अमेरिकी मदद पर टिकी थी और वो आ रही थी। अमेरिका पूरे युद्ध में अपने ही देश के कानून के खिलाफ पाकिस्तान को सैनिक मदद भेज रहा था। दस दिसंबर को अमेरिका ने हिंद महासागर में घुसने के लिए अपने 7वें बेड़े को रवाना करने का आदेश दिया। इस बेड़े का नेतृत्व एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज कर रहा था, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। इस बेड़े का दूसरा बड़ा जंगी जहाज त्रिपोली था, जिस पर 25 अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा 200 मरीन कमांडोज भी सवार थे। बेड़े में 3 गाइडेड मिसाइल शिप, 4 डिस्ट्रॉयर और अतिरिक्त गोला बारूद लिए एक जहाज और चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी ताकत थी।
पूरे भारत में आशंका घर कर गई। दोपहर 4:31 पर 90,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.